के साथ बैठने का सौभाग्य मिला। बड़े विद्वान हैं, बड़ा मजा आता है इनका वृत्तांत सुनने में। नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा समय से पहले या बेमौसम बैठा हूं। मैं जहां बैठा हूं बेमौसम की बारिश हो रही है, रुझान आने लगे हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे आ गए और नतीजों के बाद तुरंत रुझान भी आने लगे हैं। इसीलिए मैं पहले रुझान दिखाऊंगा, अपने दोनों अतिथियों का स्वागत सत्कार बाद में करूंगा। आइए पहले रुझान देख लेते हैं। ये हावड़ा ब्रिज, जगत प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज दृश्य है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बंगाल में टीएमसी ने कहा कि प्रभु श्री राम तो बंगाल के नहीं हैं, यहाँ तो दुग्गा हैं जो हमारी बेटी हैं, बिटियां हैं, और प्रभु श्री राम तो बाहरी हैं। आज हावड़ा पर इस भीड़ ने जय श्री राम भी लगाया और ये घोष केवल हावड़ा ब्रिज पर नहीं हुआ। जिस घोष को सुनकर ममता बनर्जी को दौरे पड़ने लगते थे, उनके घर के आगे जाकर भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि 4 राज्यों में 2 में बम्पर जीत हुई है राष्ट्रवाद की, 1 में एनडीए जीता है। पुडुचेरी में, असम और बंगाल में राष्ट्रवाद पूरी लहर के साथ आया है। मेरा डर, एक बार मैं अपनी पीठ खुजा लूं कि मेरा डर सही साबित हुआ और भाजपा बंगाल में 200 का आंकड़ा पार कर गई है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का अंत हो गया। वहां विजय जोसेफ आ गए हैं एक नई धारा लेकर। भले ही वो क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन भी नहीं, वो विशुद्ध क्रिश्चियन है। भले ही वो घुटनों के बल गए, लेकिन द्रविड़ राजनीति के नाम पर जो बकवास चल रही थी पिछले 6-7 दशकों से, उसका आज अंत हो गया। सनातन की ध्वजा हर एक जगह लहराई है। हमारे 2 अतिथि हैं हमारे साथ। आप दोनों से सुपरिचित हैं, संदीप आर.के. सिंह और ऋतिक चट्टोपाध्याय। आप दोनों से पहला सवाल, क्या यह सनातन की ध्वजा लहराई है? पहले संदीप भाई से सुनेंगे और फिर ऋतिक भाई से। संदीप भाई। नमस्कार सर, सारे दर्शकों को नमस्कार, ऋतिक सर को भी नमस्कार। और अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं। लगभग जो है भाजपा बंगाल में 195 और तृणमूल करीब 92 सीट्स पर, ये उनका एक मोटा मोटी हिसाब किताब बन रहा है। अंतिम फिगर क्या होंगे वो तो रात तक पता चलेंगे, कल तक पता चलेंगे। बंगाल को देखकर यह लग रहा है कि सनातन का उत्थान हुआ है, क्योंकि बंगाल इस्लाम से पीड़ित रहा है और यह उसकी पीड़ा 2021 के बाद से लगातार दिखती रही है। आरजी कार में भी दिखा, संदेश खली में दिखा। पिछले साल अप्रैल में इसी समय, पहलगाम के आतंक से पहले अप्रैल में मुर्शिदाबाद में हिंदू विरोधी दंगे हो रहे थे और यह घटनाएं बांग्लादेश से भी दिखी। बंगाल की भूमि वही है, सीमाएं जिसने भी बना दी हो बांग्लादेश की, बंगाल की है तो दोनों बंगाल ही। और बांग्लादेश में तो इसका एक नेक्स्ट लेवल वर्जन दिखा, जब हिंदुओं को किस तरीके से मारा गया, काटा गया या पेड़ पे टांग दिया गया, जला दिया गया। वैसी हरकतें 2021 के बाद भी दिखी। आज बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं उन भाजपा के कार्यकर्ताओं के जिनको मारकर टांग दिया गया था और उनकी टी शर्ट पे लिख दिया गया था कि भाजपा समर्थक है। इसलिए भाजपा के लोगों को नहीं मारा गया है। भाजपा के लोग हिंदुत्व को या हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए उन्हें मारा गया। अभी भाजपा के लोग तृणमूल के साथ हो जाते तो कोई समस्या नहीं थी, या वही लोग हो जाते तो। सबको पता है भाजपा एक टेंजिबल फॉर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी हिंदू नहीं है कम से कम। बाकी देश की सारी पार्टियां जो हैं, भाजपा प्रो हिंदू है, इसमें मुझे कहने में शंका नहीं है, लेकिन कई लोग बहुत सारे आ जाते हैं थोड़ा बहुत कि
नहीं नहीं, भाजपा तो ये भी नुकसान कर रही है हिंदुओं का। मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ भाई कि एंटी हिंदू तो नहीं है। जिस प्रकार से तृणमूल वाले हैं या द्रविड़ वाले हैं या केजरीवाल है या ऊपर से कश्मीर से लेकर नीचे तक राहुल गांधी है या कांग्रेस रही है, तो कम से कम उस लेवल की एंटी हिंदू तो नहीं है। इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, क्योंकि आक्रमण तो भारत पर करना है। और यह हम लोग बार बार कह रहे हैं, यह चुनाव नहीं था, यह युद्ध था। और इस हद तक था कि धर्म युद्ध था। पहली बार भला हो मोदी जी और शाह जी का, जिन्होंने बहुत सारे विद्वानों की बात नहीं सुनी और 356 नहीं लगाया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, और सिर्फ बंगाल की जनता को चुनाव का, लोकतंत्र का पूरा पूरा मौका दिया। उसके लिए लेवल प्लेइंग ठीक फील्ड है। क्रिएट की गई। रही बात ठीक तमिलनाडु है। की सर, एक हाँ, तमिलनाडु की एक बात बता ठीक। दूं। आपने कहा द्रविड़ पॉलिटिक्स का अंत हो रहा है, नहीं, द्रविड़ पॉलिटिक्स का कल्मिनेशन है ये। जहां तक द्रविड़ पॉलिटिक्स को वो जाना ईसाइयों के हाथ में था। ईसाई फोर्सेस डीएमके के पीछे भी थी, द्रविड़ पॉलिटिक्स के पीछे भी थी, पेरियार के पीछे अंग्रेजी ही थे। तो वो सब आज जाकर जो वो है, तो और शुरुआत इसमें से में वो तो द्रविड़ रहा है। एक बस एक एनेक्डोट जोड़ रहा हूँ, वो तो कहने को रहा है पेरियार तो खुलकर ईसाई ही था, बस उसका नाम पेरियार था, मतलब रामास्वामी था। पेरियार तो बहुत आदर सूचक संबोधन है, मैं वो पेरियार वेरियार नहीं कहता हूँ। नहीं, कर्म, वो तो अपने मतलब कुकर्मों से आदमी आदर सूचक शब्दों का भी जो है ना, अर्थ का अनर्थ करा देता है। तो यहाँ पर तो नाम जो है कर्म और कुकर्म से भी जाने जाते हैं। तो पेरियार भले ही एक्चुअल फॉर्म में या उसका अर्थ जो रहा, शाब्दिक अर्थ रहा हो, बड़ा आदर सूचक रहा हो। अब लिबरल भी आदर सूचक है, लेकिन कौन लिबरल है आपकी इज्जत लायक? सो कॉल्ड वॉट एवर दे आर। बंगाल वाले कम है, ये टेलीग्राफ वाले, बुद्धिजीविता, बुद्धिजीवी सर, बुद्धिजीवी थोड़ी है वो, सब बुद्धि खाने वाले लोग हो गए हैं। तो ये कर्मों और कुकर्मों से एनालिसिस होता है। इन लोग की लेबलिंग बड़ी अच्छी होती है कि अपने लिए आदर सूचक शब्द ले लेते हैं और विरोधियों के लिए भक्त, अंधभक्त, संघी और लेबल लगा के उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। खैर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आज हो रहा है वह, उसका कारण इसलिए महत्वपूर्ण है। आप बांग्लादेश का इस समय अगर आप नक्शा देखेंगे, तो बांग्लादेश इस समय सारे के सारे भाजपा शासित या एनडीए शासित या भगवाधारी गवर्नमेंट से घिर चुका है। पूरा पूरा बांग्लादेश सारे तरफ से, पश्चिम बंगाल हो, उधर आसाम हो, उधर से आप सब तीनों तरफ से देख लीजिए। पॉइंट इज कि अब वो बीच में एक इस्लामिक जगह बची है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सनातन अपने उत्थान पर है, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण किला, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज अलग अलग किले, तानाजी ने जो है सिंहदुर्ग जो था उसको जीता। तो एक एक किले बहुत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये भारत की लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स में आज आपने किला आज जीता है, इसकी सबको बधाई। आज सनातन ने जीता है, बधाई। 2 किले जो ढहे और एक किला जो भाजपा ने, राष्ट्रवादियों ने जीता। बंगाल, असम तो पहले जीत चुके थे, लेकिन केरल ढहा गया। केरल ढहा, उसके बाद तमिलनाडु भी ढहा, और रुझान दूसरे तरह के भी आए हैं। ऋतुक भाई, मैं बंगाल पर आपको केंद्रित रखूंगा, दूसरे तरह के भी रुझान आए हैं, लेकिन मैं उसके वीडियोस नहीं दिखाऊंगा। टीएमसी के गुंडों को जवाब दिया जा रहा है। हालांकि नेता बोल रहे हैं कि इस सब की जरूरत नहीं है, केंद्रीय बल पूरी सख्ती से तैनात हैं। आज कोलकाता में किसी भी तरह के विजय जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच एक और वीडियो दिखाने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा, और ये वीडियो, इस वीडियो में जो महिलाएं नाच गा रही हैं, इनको अगर देखा जाए तो ये जिस वर्ग की हैं, मतलब वैसे तो लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनकी खुशी, इनकी प्रसन्नता, और आरजी कार कांड, संदेश खाली, ये सारी चीजें याद कर लीजिए। और इस तरह के सैकड़ों वीडियो घूम रहे हैं। सनातन की वापसी हुई है। बांग्लादेश में इसका शोर सुनाई पड़ रहा है, बांग्लादेश में इसका रिपरकशन भी हो सकता है। बंगाल एक ही था जिसके 2 टुकड़े किए अंग्रेजों ने, और उसके बाद जो बंगाल हमारे पास बचा, वहां ये
लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, बंगाल अब कौन सी राह पकड़ेगा? क्योंकि कम से कम 1 साल तो जो पूरा कूड़ा है उसके निस्तारण में लगेगा, और शायद 1 साल भी कम होगा। गुंडई होगी, मारपीट होगी, टीएमसी मानेगी नहीं। टीएमसी अपना जलवा जलाल कायम रखने को या टीएमसी को टूट से बचाने के लिए ममता बनर्जी भी छोड़ेंगी नहीं किला। उनके जो तथाकथित मित्र लोग हैं, तथाकथित पत्रकार, बुद्धिजीवी, बड़े लोग, वो सभी के सभी शुरू हो गए हैं रुदाली गायन पर। कोई कह रहा है कि ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है, 27 लाख लोगों को महरूम कर दिया गया। और महरूम और मरहूम पर एक बड़े पक्षकार जो कई लोगों का करियर बनाते थे, इस पर उनका मजाक भी उड़ाया है। रूबिका लियाकत ने उनको उर्दू की क्लास भी दी है। एक पक्षकार बोल रहा है कि जब टीएमसी के जो मुखपत्र हैं, टेलीग्राफ, उसी की हेडलाइन को बता रहा है कि ये तो सैन्यीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई एक हर्राफा बोल रही है कि ईडी को लगाकर, सीबीआई को लगाकर, फलाने को लगाकर, ईसी और सुप्रीम कोर्ट तक की ये लोग अवमानना कर रहे हैं। आगे का 1 साल कैसा देख रहे हैं आप? और पूरा ओवरऑल तो खैर संदीप भाई ने बताया ही कि यह सनातन की विजय किस तरह है। ऋतिक भाई, ओवर टू यू। एक वाक्य में उत्तर दूं। सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों को, संदीप भाई को, आपको आज इस पावन दिवस पे जब हम सही मायने में स्वाधीन हुए हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव और जय जय मां काली। सच में मां काली ने बंगाल के और भारत के हिंदुओं को बचा लिया। उनके लिए तो एक पूजा अर्चना में करने वाला हूं अपनी तरफ से। अब मैं बताता हूं आपको, एक वाक्य में उत्तर देता हूं, और ये मैंने भाव तोरसेकर जी को बहुत सुना है, उन्होंने भी कहा है, और एक और विद्वान है उन्होंने भी कहा है, बंगाल गुजरात की राह पकड़ेगा, बंगाल भारत का इजराइल बनेगा। अब आप देखिए, और जरूर बनेगा। जिस तरह से ये टीएमसी, जिसको मैंने सवेरे इसका नामकरण किया था, ताड़का, महिषासुर और चांडाल और चुड़ैल चौकड़ी, तो इनका अब जो मर्दन हो रहा है, आप ये याद रखिए, ये मानेंगे तो नहीं लेकिन मार भी खाएंगे। अभी एक वीडियो और है जो मैंने कहीं देखा था, मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाया। टीएमसी के जो प्यारे प्यारे जो 27 लाख लोग हैं, जो बेचारे उनको महरूम कर दिया गया है, वो सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं बंगाल। बोरिया बिस्तरा लपेट के भाग रहे हैं, कुंडी ताला छोड़ के भाग रहे हैं, है ना। और मेरी आपसे एक बात पे चर्चा हुई थी कि अभिषेक बैनर्जी की एक कंपनी थी, लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसी हुई थी। और सिम्पेक करके एक कंपनी थी, ये दोनों जुड़े हुए हैं, और सिम्पेक कंपनी ने 17,000 करोड़ का घोटाला किया था। तो टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं, रिजल्ट आने से 2 दिन पहले बेहाला के हरिदेवपुर में थाना क्षेत्र में उसकी फाइल जला रहे थे। लोकल्स ने आकर उनको पकड़ा और बाद में हरिदेवपुर थाना से पुलिस आई, उनको उठाकर लेकर गई। आपने मुझसे छूटते ही क्या कहा था कि अगर इनकी सरकार नहीं जा रही होती तो फाइलें क्यों जला रहे होते। वो तो गनीमत समझिए, मैं डर गया था कि कहीं राइटर्स बिल्डिंग में कहीं आग ना लगवा देगी। किस प्रकार की ये महिला है, साक्षात ताड़का है ये। इसको इंसान कहना, इसको मनुष्य कहना, मतलब मनुष्यता और मानवता का अपमान है। खैर, हम मुक्त हुए और सेकुलरिज्म के जहर से भी हम मुक्त हो रहे हैं, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बंगाल मैं जानता हूं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, बंगाल गुजरात की राह पकड़ेगा और बंगाल इजराइल बनेगा भारत का, ये मैं तो बोल रहा हूं। और एक चीज और बता दूं आप लोगों के इसके लिए, एक बाई इलेक्शन चल रहा था बारामती में, उसमें सुनेत्रा पवार जी खड़ी हुई थी, उनको 2,19,000 वोट मिले। जो सेकंड नंबर पे था उसको 900 पता नहीं कितने वोट मिले। अब सोचिए, ये तो हाल है, और बाकी सब भाग गए, सबका खाल खत्म, टाटा बाय बाय, गया हो गया। तो ये हो रहा है। और मैं तो थोड़ा डरा भी हुआ, मैं आपसे बात कर रहा था कि कोलकाता में 6-7 सीट शायद से ये जीत रही है बीजेपी। बेचारे डेरेक ओब्रायन के सर का क्या होगा? क्या वो 7 बार मुंडन कराएगा अपने सर का? या भाजपा से ये कार्यालय से
ये निकलेगा, क्या कहते हैं, फरमान निकलेगा कि भैया यहाँ से बोहनी करने के लिए सब निकल रहे हैं, कोई हाथ में उस्तरा लेके, कोई कैंची लेके, कि कोई कंघी लेके। तो मुझे लगता है कि वो वो दृश्य देखने में, जब भाजपा वाले कैंची वैंची लेकर डेरेक ओब्रायन पर, जैसे आज ममता दीदी के घर के सामने जय श्री राम के नारे लगे, वो थोड़ा भयावह है। तो मेरा मशवरा है डेरेक ओब्रायन जी से कि आप कलकत्ता छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के कार्यकर्ताओं की धुलाई हो रही है और ये जनता धुलाई कर रही है, अब ये किसी भी रूप में आपको बख्शने के मूड में नहीं है। नहीं, आप रोक नहीं पाओ। आपके आपके सलाह के पहले ही वो लोग अपना बोरिया बिस्तर गोल कर चुके हैं। और जैसा कि इस पर संदीप भाई लगातार बोलते रहे हैं कि हालांकि मैं उनसे बहुत इस पर इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इनका मानना है कि तृणमूल को जल्द से जल्द तोड़ दिया जाए और उसमें बाकायदा एक फिल्टर लगाया जाए। पहला फिल्टर हिंदू मुसलमान का लगाया जाए और हिंदुओं में जो ग्राह्य हैं, लेने योग्य हैं, उनको भाजपा ले ले और उसके बाद उनका भी शुद्धिकरण और पवित्रीकरण करके, खैर भाजपा तो वॉशिंग मशीन कही ही जाती है। संदीप भाई, सभी चुनावों पर हमने दिन भर चर्चा की, प्रारब्ध पर लाइव में चर्चा की, आलोकवाणी पर एक वीडियो किया था सुबह हम लोगों ने, लेकिन आपका जो ये तृणमूल के टूटने का जो ख्वाब है या कहें भविष्यवाणी है, इसको थोड़ा विस्तार देके और उस संदर्भ में हमें बंगाल के नतीजों को बताइए। आपको लगता है कि 6 महीने के अंदर तृणमूल का नामो निशान मिट जाएगा? आगे क्या देख रहे हैं? और आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगर आप बताना चाहें। वैसे तो हम लोग ये सब अटकलबाजी वगैरह करते नहीं। जी सर, एक होता है कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि एनालिसिस लोग कैसे करते हैं, सबके अपने अपने पैरामीटर होते हैं। एक प्रमुख पैरामीटर होता है चरित्र, कैरेक्टर। कोई इंसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ना अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं जा सकता है। 1946 में जब वोटिंग हो रही थी, मुस्लिम लीग का सोहरावर्दी था वहां सीएम बना था, और जो भी इन लोगों ने पूरे भारत में मुसलमानों ने वोट किया था, करीब 90% ज्यादा वोट किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, अलग अलग 95 से ऊपर। ठीक, तो क्या, अच्छा, वोट कर दिया, पूरा मौका मिल रहा है सबको, हिंदुओं को भी मौका मिल रहा है, इनको भी मौका मिला, तो उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे क्यों किया? क्योंकि उनको पूरा पाकिस्तान चाहिए, पूरा हिंदुस्तान बनाना है, पूरा हिंदुस्तान ही चाहिए उनको, और काफिरों को मारना वो ही पर्पस है, वो एंड गोल है जी। वो एंड गोल है। उनको लोकतंत्र और हिंसा और हत्या दोनों का उपयोग करना है, दुरुपयोग करना है अपने एंड गोल के लिए। 47 के बाद उनको पता चल गया कि हमने दो अपने गढ़ ले लिए हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, या उस समय पूर्वी पाकिस्तान। वो आज भी पाकिस्तानी, हम लोग क्यों बांग्लादेश बोलते हैं समझ नहीं पाते, है वो पाकिस्तानियों का ही या है वो इस्लामिकों का, इस्लामिक मुल्क ही है, इस्लामिक स्टेट है, लेट्स कॉल दैट इस्लामिक स्टेट। तो वो फिर 47 के बाद जब लगा कि जब भारत में बचे खुचे हैं और इस समय भारत के हिंदुओं के मन में क्या विचार हैं, तो उस प्रकार से उनका बिहेवियर वैसे शुरू हुआ। 70-80 के दशक में आके सेकुलरिज्म नाम का एक, इंदिरा गांधी छोड़ गई तो सेकुलरिज्म शब्द के पीछे उन्होंने, सेकुलरिज्म जब तक शब्द डाला नहीं था तब तक वो बैठ के मुस्लिम सोशल फिल्में बनवा रहे थे कि अरे हम तो शायरी वाले हैं, अरे हम तो शरारा पहनते, हमारे अभी एक तहजीब है, कल्चर है, हम इतने बड़े हत्यारे नहीं। तब तक ये चल रहा था 60s तक। 70s में फिर सेकुलरिज्म नाम का तड़का लगने लगा, फिर हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दिलवानी जाने लगी। फिर 90 के दशक में शाहरुख खान इत्यादि इत्यादि ने क्या किया, फिर उसके बाद लव जिहाद हो रहा है। आज वो गली गली में चल रहा है वो सारा एजेंडा। आज के समय में जब इस्लाम यह देखता है अपने एंड गोल के प्रति, आज भी भारत तो सर अनफिनिश प्रोजेक्ट है। जिन्ना ने बोला था कि लियाकत ने बोला था, दोनों में से दोनों ने किसी एक बोला ने था, उसके बाद हाँ, के वंशजों ने भी बोला था कि ये अनफिनिश्ड है। अभी हाल में हाँ, ये जो मुल्ला है 2 कौड़ी का, इस मुल्ले ने भी तो कहा कि हमारे पूर्वजों ने गलती की थी। हाँ, भाई मदनी, देवबंद वाला जो है मौलाना टुच्चा, उसने हाँ, यही तो ठीक, कहा था कि हमारे जी, पूर्वजों ने गलती की जो आधा ले लिया, हमने तो पूरा लेना था क्योंकि हम यहाँ के शासक वो हैं। एक्चुअली देवबंद में और बरेलवी में बोन ऑफ कंटेंशन यही था कि वो कह रहे थे कि धीरे धीरे पूरा लेना है, एक ने कहा कि जो मिल रहा है अभी ले लो। खैर वॉट एवर, एक उन लोगों के बीच में, और जो ये कहते हैं कि हमने चॉइस मिला था, हम पाकिस्तान नहीं गए, भारत में रह गए, तुम किस लिए रह गए ये भी तो बता दो महाराज, रह किस लिए गए। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट,
इस्लाम का एंड गोल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस्लाम, मुझे याद है एक टर्की में जो वहां का सिटी है इस्तांबुल, उस पर उन लोगों ने 500 साल तक आक्रमण किया उसको कब्जा करने के लिए। उससे पहले क्रिश्चियंस लड़ते रहे, भिड़ते रहे और बहुत कुछ करते रहे। स्पेन पर जिस प्रकार से आक्रमण किया, सैकड़ों सैकड़ों साल की लड़ाइयां लड़ी हैं इन्होंने। इन्होंने अपना बैटन, अपनी मशाल लगातार पास की है। तो भारत में भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, थोड़ा ज्यादा समय लग गया कोई अलग बात है। इस्लाम के प्रोसेस में अब लोकतंत्र का कोई रोल है नहीं, बचा नहीं है, क्योंकि हिंदू अब लोकतंत्र की ताकत समझ गया है। हिंदू अब लोकतंत्र का अपने लिए उपयोग कर रहा है, इसलिए लोकतंत्र अब इनके काम का नहीं है। तो ये अब लोकतंत्र छोड़ के अपने उसी दिशा में जाएंगे जो ये करते हैं। तृणमूल या अखिलेश या जितनी संख्या है, तब तक इन्होंने ये मुखौटे बना के रखे। नेहरू परिवार, गांधी परिवार, कांग्रेस। क्यों बदरुद्दीन अजमल को हटा के कांग्रेसी को एक 10 लाख वोट से जिताया? क्यों बिहार में 5 सीट जो है असदुद्दीन ओवैसी को इन्होंने बार बार दिया? क्योंकि जहां हमारी सीट आ गई है, अभी भी 90 सीट है ना। असम में 26 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे। कश्मीर घाटी में 46 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां हम आ गए वहां हम आ गए, खत्म कहानी। अब लोकतंत्र लोकतंत्र तुम कर खेलते रहो, तुमको जो करना है करते रहो, वी डोंट केयर। सो पॉइंट इज कि हम फैल चुके हैं, हम तुम्हारे शरीर में कैंसर की तरीके से फैल चुके हैं। जैसे तुमको इलाज करना है कर लो, हम तो यहाँ मस्त हैं। हम तो तुम्हारे बाकी सेल्स को खराब करते रहेंगे किसी भी रूप में। तो इसलिए यह सबसे पहले किसको मारते हैं? ये सबसे पहले मारते हैं जो इनके साथ था, जो सेकुलर इनके साथ था, जो इनका साथ दे रहा था, जिनके घरों में इनकी एंट्री रहती, जिनके बच्चियों को ये आराम से मिलते जुलते हैं, बतियाते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को वही शत्रुघ्न सिन्हा सेकुलर होंगे, तृणमूल में जाएंगे, तभी तो बेटी ब्याह दी जाएगी मुसलमान के यहाँ ना। सो पॉइंट इज कि इनके लिए लोकतंत्र का मैटर अब खत्म हो चुका है। पर्टिकुलरली बंगाल से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो इनका डेमोग्राफिक चेंज था वो इस स्टेट से अब बंद हो जाएगा, होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि पूरी तैयारी होगी कि भारत से ये गंदगी बाहर निकाल के वापस बांग्लादेश की तरफ भेजी जाएगी और बांग्लादेश को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इतनी औकात नहीं है बांग्लादेश की कि भारत ने लिस्ट समाई और मना कर दे, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करना होता है। तो ये भी एक तरीका है, बिना गोली चलाए वापस किए जाएंगे। तो जब ये देखेंगे कि हमारे नंबर्स कम हो रहे हैं, अब हम किसी भी हिंदू जाति को लेकर अपने अंदर जो है हम उसको किसी भी लंपट आदमी, अभिषेक बनर्जी टाइप या लीचड़ आदमी जो हमारे यहाँ यूपी में घूमते रहते हैं, नेताओं के अय्याश बच्चे, या केजरीवाल टाइप, बहुत ही, अब मैं शब्द नहीं, थोड़ा चैनल अच्छा है आपका तो ठीक नहीं लगता है कि कुछ शब्द हम कह दें। तो जैसे आज बंगाल की जनता ने टीएमसी को टीएमसी कह दिया, तो कहने का मतलब है कि इन लोगों को अब इन लोग इस इस्लामिक तंत्र के लिए लोकतंत्र का कोई मतलब है नहीं। इसका उन्होंने जितना दुरुपयोग भारत के संदर्भ में करना था कर लिया, और उसके नतीजे इनके लिए थोड़े उल्टे पड़ गए। हिंदू आ गया है, सर पे खड़ा हो गया। वो भी कैसे कैसे हिंदू आ गए, इन लोग की आत्मा कांपती है नाम ले लेते समय। मोदी जी से शुरू होते हैं तो फिर अमित शाह जी आ जाते हैं, फिर योगी जी आ जाते हैं, फिर हेमंत बिश्व शर्मा आ जाते हैं, गुजरात के हर्ष संघवी आ जाते हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आ जाते हैं। हर्ष संघवी तो ऐसे हैं कि जहां बुलडोजर चलाते हैं वहीं बैठते हैं, वहीं अगले दिन पूजा पाठ करते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद आते हैं। 40 साल का लड़का है वो, गृह मंत्री है वहां का गुजरात का। 900 एकड़ इन लोग का गंदगी साफ किया द्वारका से। मनोज सिन्हा जी को सर पे बिठा रखा है कश्मीर में। हिंदू ना हिंदू, मतलब इन लोग की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि हिंदू हम पे कैसे शासन कर सकता है, तो तब तक चुपचाप पटाए हुए। पॉइंट इज कि ये इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में अब लोकतंत्र नहीं है। ये अपनी हिंसा पर उतरने की प्रक्रिया में आएंगे, और इसीलिए राहुल गांधी को तकलीफ नहीं होती है जब हिंदू उसके पार्टी से बाहर चला जाता है। उसको रत्ती भर तकलीफ नहीं है, उसको मुसलमानों का कंसोलिडेशन चाहिए। ये फिर भारत भूमि का टुकड़ा मांगने आएंगे, कहेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इनके साथ नहीं रह पा रहे, हमारी सत्ता नहीं है। बार बार ये शब्द जब कहते हैं ना कि अरे भाजपा क्यों नहीं किसी मुसलमान को मंत्री बनाती है, टिकट क्यों नहीं देती है, ये आगे की वो कहानी है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन के लिए फिर जमीन मांगेंगे, और उसके लिए राहुल गांधी फिट है। उसको अमेरिका को बड़ा मजा, भारत में अगर इस तरीके से इस्लामिक आग लगाने पर आ जाए कि हमको जमीन चाहिए, हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, डेमोक्रेसी में हमारा से नहीं है, तो ये तो राहुल गांधी और अमेरिकन डीप स्टेट के लिए एकदम मस्त काम हो जाएगा। और ये इस्लामिक तंत्र का एक ही काम होता है, सर्व करना
अमेरिकन इंटरेस्ट को, क्योंकि वो सब होशियार हैं, वो पैसा फेंक देते हैं, इनको पैसा चाहिए, इनको भी। अमेरिका ने यही किया, हर जमीन को उन्होंने इस्लामिक बनाया हुआ है, ऐसे ही बनाया हुआ है कि उस जमीन को नियंत्रित करने के लिए उसको इस्लामिक बना दिया। बांग्लादेश शांत पड़ा हुआ था शेख हसीना के कार्यकाल में, तो वो अपना नोबेल प्राइज विजेता को बिठा के खून खराबा करा दिया। तो पॉइंट इसकी ये, इनके चरित्र को देखकर यही लगता है कि ये अपने चरित्र पर वापस लौटेंगे। जो एक शब्द होता है जात, जाति नहीं, जात, जात का मतलब शख्सियत, कैरेक्टरिस्टिक, ये अपनी जात दिखाएंगे। वो दिखा भी रहे हैं, और वो जिधर भी जा रहे हैं वो लगातार इसी तरह से जा रहे हैं कि जो इतनी बातें आपने कही हैं, और ठीक 1940 से 47 के बीच की जो स्थितियां थी वैसी स्थितियां बन रही हैं। एकमात्र राहत की बात यह है कि हिंदू अब कटने को तैयार नहीं है, यहां तक कि इनके सबसे बड़े किले भी ढा दिए गए हैं। और आपने जो कांग्रेस की बात कही संदीप भाई, तो कांग्रेस असम में जिन सीटों पर जीत रही है, देख लीजिए कि उनकी डेमोग्राफी क्या है। सारी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, सारे मुस्लिम उम्मीदवार हैं, कमाल की है। और हिमंता बिश्व शर्मा तो सीधे तौर पर कहते हैं कि मियां लोगों का वोट नहीं चाहिए। और आपने जो घुसपैठियों की बात कही कि बांग्लादेश को लिस्ट देंगे, वो सब बहुत लंबा प्रोसेस है। हिमंता शाह ने कह दिया है कि अरे वो सब लंबा प्रोसेस है, रात में एक तो इनको तंग करो इतना कि चले जाए, और रात के अंधेरे में बीडीआर, अब तो उसका नाम बीजीआर हो गया है, पता नहीं ये ससुरे नाम बदल के क्या करते हैं, तो उसमें आपको फेंकेगा। सांप की केचुली छोड़ देते हैं और छिपकली की पूंछ छोड़ के भाग जाते हैं जब नाम बदलते हैं। तो ऋतिक भाई, अब चूंकि हम कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पर मोहम्मदन वोटों ने जितना ब्लैकमेल किया है इस देश को, वो अब हम देख रहे हैं कि 12 वर्षों से खत्म है। और इस बार बंगाल ने तो उस पर एकदम मुहर लगा दी, केरल ने मुहर लगा दी, क्योंकि वहां मुस्लिम लीग भी लड़ती है, इधर रजाकार भी लड़ रहे थे, रजाकारों का कुछ नहीं चला बंगाल में, कहीं कुछ नहीं, केरल ध्वस्त हो गया। केरल में मुसलमानों की असली पार्टी आई है कांग्रेस, लेकिन दबे छुपे सुर में आई है। मुस्लिम ब्लैकमेल बंद हो गया और सनातन की जीत। इस वाक्य को लेते हुए 4 राज्यों, आपसे मैं प्रश्न दे रहा हूं, 5 नंबर का प्रश्न है, 3 मिनट आपके पास समय है, कि मुस्लिम वोटों का ब्लैकमेलिंग बंद हुआ और सनातन की ध्वजा लहराई। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर इसकी व्याख्या करें जी। अभी मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आप लोगों को बता दूं, जब मैं इस लाइव पे आ रहा था, हमारे ठीक पीछे पूरा का पूरा मुस्लिम स्क्वाटर था, और जबरदस्ती दखल किए हुए वो लोग उस जमीन को दखल किए हुए बैठे हुए थे। उनको नोटिस दिया हुआ था कि हट जाओ, नहीं हटे। लगभग कुछ 1100-1200 एकड़ की जमीन। अभी सुनने में आ रहा है, लोग बोलते बालते जा रहे थे, जब संदीप भाई बोल रहे थे, पूरी जमीन जो है ना पाटा कर दी एकदम सपाचट। तो ये है रुझान, ये है असली रिजल्ट। वहां बंगाल फतेह हुआ, अब आप देखिए दंदनाते हुए बुलडोजर चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कश्मीर में भी चलेगा, चल रहा है। वहां पे तो मिलिट्री वाले, आर्मी वाले चलाते हैं। अभी देखिए आप, मजा देखेंगे आप, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए हुजूर, अभी देखिए कहां कहां बुलडोजर चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि केरल में जो 3 सीटें ये लेकर आए हैं, पहले सुरेश गोपी जीते 2024 में, वो एक तरह से किला के अंदर वो प्रविष्ट हुए, उसके अंदर, उस महल के अंदर। और अब 3 लोगों का जीतना, अब आप समझ लीजिए वामपंथ खत्म, खाली जेएनयू में रह गया और कुछ एक जगहों पर रह गया। अब जो है प्रमुख विपक्ष, बार-बार 1 मिनट, आप लोग जेएनयू को क्यों लगाते हैं भाई? मेरा अल्मा मैटर भी है, प्लीज जेएनयू को बख्श दीजिए महाराज। जेएनयू कोई है? अरे आप ही के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, आप ही के परिप्रेक्ष्य में। इतनी कठिनाई से आपने वहां पर दुर्गा पूजा शुरू की थी भाई, तो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी नहीं सर, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं सर, ऋतिक सर की बात सुन रहा था जी। कुछ लोग बचे हैं। अब जो है बहुत जल्दी, मे भी 10 साल के अंदर केरल में भी भगवा में हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले हो जाए। और मैं बता रहा हूं आपसे, कर्नाटक, तेलंगाना, ये कांग्रेस के हाथ से जाने वाले हैं। 2027 में हिमाचल 100% 100% चला जाएगा। तो हिमाचल जाएगा।
हद पगला भी ओमान में बैठा हुआ है, उसको कोई खबर ही नहीं है कि भैया उसकी बड़ी बड़ी पार्टी जो है वो एकदम रसातल में जा रही है और वो ओमान में बैठा हुआ है। तो आप देखिए अभी अभी क्या होगा ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर रिजल्ट में, इवन तमिलनाडु वाले रिजल्ट में भी एक तरह का मुझे दिख रहा था, महिलाओं का रोष बहुत ज्यादा है। ये डीएमके वालों ने जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, इसने इन सब लोगों के चेहरे से नकाब उतार दिया, मुखौटा उतार दिया। तृणमूल ने जिस तरह से बदमाशी की उस अधिनियम के टाइम पे कि समर्थन देने की बात करके पीछे हट गए, इसलिए तृणमूल का सुपड़ा साफ हो गया। दे हैव बीन राउटेड, उनका सुपड़ा साफ हो गया। ये चीज पूरे भारतवर्ष में फॉलो की जाएगी। और अभी परसों ही मेरे घर पे एसआईआर का फॉर्म देकर गए हैं और उसके बाद तो जनगणना शुरू होने वाली है 2027 में, तो मजा लीजिए। और दर्शकों श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि आज पूरे दिन संदीप भाई भी लगातार लाइव में रहे हैं, ऋतिक भाई को भी हमने घसीट के रखा है। तो अब इस वीडियो को यहीं बंद करने का वक्त आ गया है। संदीप भाई और ऋतिक भाई का धन्यवाद। आप लोगों को अगर लगे कि इस वीडियो में हमने तनिक भी काम की बात की है तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइए। और 9 बजे से प्रारब्ध पर लगातार फिर से सुबह वाले लाइव का हिस्सा शुरू होगा, जो व्यालोक वाणी पर भी प्रसारित होगा। तो उसको अधिक से अधिक संख्या में देखिए, क्योंकि उस पर एक बड़ा पैनल होगा, बड़े विचारक लोग आएंगे और बड़ी मजेदार बातें होंगी। ये तो हमने एक छोटा सा त्वरित टिप्पणी के तौर पर यह वीडियो बनाया है, इसको देखिए। अगर आपको लगे कि इसमें काम की बात है तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइए। व्यालोक वाणी को जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए। एक बार फिर से हम अपने दोनों अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। फिर मिलेंगे एक छोटे विराम के बाद, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम, जय मां काली। जय श्री राम, जय मां।